हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे आरोह कॉमर्स क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मेरे पीछे दिख रही होगी जो आपके माइंड में 100% आने वाली है जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस नहीं करी है, क्योंकि आपको पता है कि आज जनवरी है और अब फरवरी आने वाला है जो कि है एग्जामिनेशंस का सीजन। इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि आप जो भी स्कूल में हैं उनके पेपर्स या तो चल रहे हैं या अब होने वाले हैं। तो अब बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर हमने पूरे साल पढ़ा ही नहीं, या हमने पढ़ा तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर जो टीचर ने समझाया वो हमें समझ में आया नहीं, या फिर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है कि अकाउंट्स का क्या होगा। रे बाबा, अकाउंट्स का क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अकाउंट्स हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल वे में और लास्ट कैप्सूल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाले हैं। मतलब कि अगर आपको अकाउंटेंसी की जो बुक आपने ओपन करी है, चाहे आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो, या जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपने उसको कंसर्न किया होगा, पूरा आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको थोड़ा सा डर बना हुआ है, तो इसी को लेकर ये मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहे तो उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपका पूरा का पूरा सहयोग देने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक अच्छे तरीके से हमारे डिज़ाइनर ने एक डिज़ाइन बनाई है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। कि मान लेते हैं ये आपकी रियल फीलिंग है। ये आपकी रियल फीलिंग का मतलब क्या है कि अगर जो बच्चे ने अभी तक अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया और अब जैन आ गया, फिर उसके बाद फैब आ गया, तो हमारी अकाउंटेंसी का क्या होगा? मेरे तो अकाउंट्स के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होना जरूरी है। ये आप नोट डाउन कर लो बेटा, ये बहुत नोट डाउन कर लो। ये बात बिल्कुल जरूरी है कि आप चाहे सीए करें, सीएस करें, एमकॉम करें, बीकॉम करें, जो भी आप करें, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो बेटा आप जितने भी बड़े आप सब्जेक्ट्स में चले जाएं या जितने भी बड़े एग्जाम्स में दें, तो फंडामेंटल तो आपको पीछा छोड़ेगा नहीं। और अगर आपके फंडामेंटल ऊपर है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अकाउंटेंसी में। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपका एक फाउंडेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉर्मली डर लगता रहता है, और डर कहाँ तक लगता रहता है? मास्टर्स तक डर लगता रहता है अकाउंट्स का। इस तरीके की प्रॉब्लम होने वाली है। क्या परीक्षा पास में है, एग्जाम बिल्कुल नियर बाय आने वाली है, और जो आप वाले ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। इस तरीके से इनका पूरा टेंशन, इनको नींद नहीं आती है। ये मिस्टर जो है वो है राम कुमार को अब नींद नहीं आती है। राम कुमार एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं वो भी ये पढ़ रहा है, ये बैठ के देख रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो इसको कंसेप्ट आ भी नहीं रहे। अब जब पेपर ये देख रहा है, इसके इंटरनल मार्क्स भी बहुत ही बेकार आ रहे हैं। इसने अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बना ली कि साहब मेरे से तो अकाउंटेंसी होगी नहीं, या फिर ये अकाउंटेंसी जो मैंने पढ़ी है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर इस माइंड सेट से आप आए हैं तो आपके लिए जो ये मेरा छोटा सा एक सेशन होने वाला है, जिसमें बहुत ही वैल्यूबल चैप्टर्स हैं, उनको फंडामेंटल के साथ एक नए ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स के साथ और डिटेल करते हुए, जिसमें हम थ्योरिकल फ्रेमवर्क भी और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी कंसर्न करने वाले हैं। तो ये आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ही ये डेडिकेटेड सीरीज है। जिन बच्चों का एग्जाम्स आने वाला है, जिनके कंसेप्ट बिल्कुल भी डाउन है, उनको नहीं पता करना क्या है, तो बेटा इसको बिल्कुल पकड़ लो। तो जैसा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर और जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में हैं, वो मेरे टीचिंग अप्रोच को जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी टीचिंग अप्रोच की है वो ये है कि मैं किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि टीचर का काम है जो भी कॉम्प्लिकेटेड है उसको बिल्कुल सिंपल बना देना। और अकाउंटेंसी जो है वो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप उसे रटेंगे नहीं और कॉन्सेप्ट बेसिस समझेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। और कॉन्सेप्ट आता है जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है।
तो यहाँ पे आपके कमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो सीरीज है ये आपके लिए वैल्यूबल होगी, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए ही मैंने ये सीरीज आपके लिए बनाई है बच्चों। अब यहाँ पे जो मैंने बोला है कि जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे आपकी बुक के अंदर, यहाँ पे हम किसी भी रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक टॉपिक्स की बात कर रहे हैं या हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स पेपर में करेक्ट हो। और आज नहीं, 3 साल बाद भी, 4 साल बाद भी जब आप उस टॉपिक को देखें, चाहे वो सीए फाउंडेशन में देखें या आगे एमकॉम में देखें, बीकॉम में देखें, बीबीए में देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने जरूरी है। यही मेरा मोटिव है और यही मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो में समझा सकूं। तो ये पहले हम बता रहे हैं कि हम केवल रीडिंग अप्रोच पे नहीं जाएंगे। रीडिंग थ्योरिकल रीडिंग, रट्टाफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां छोटा मोटा रटना रहेगा वो रटेंगे, लेकिन बाकी रट्टाफिकेशन का कोई नहीं रहेगा। तो हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग अप्रोच विथ प्रैक्टिकल मैनर। विथ प्रैक्टिकल मैनर का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, मान गया। अकाउंट्स आप करते हैं वो भी प्रैक्टिकल मान गया, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होता है उसको अपन नॉर्मली लेंगे तो हमको ये आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं इस मेरी सीरीज के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। इस प्लेलिस्ट में हम क्या आपको कवर करने वाले हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करके बताता हूं, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। क्लास 11th को हम यहां पे कवर करने वाले हैं और क्लास 11th के कौन से सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं? अकाउंट सब्जेक्ट्स को। ठीक है बच्चों? और यहां पे हम सबसे पहले जितना भी आपके बुक में जिससे पेपर सेट हो सकता है, मतलब कि आपके जो स्कूल के टीचर हैं उसको पेपर सेट कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस में आपको सेट दिख जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिव्यू करना या उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट मिनट के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को ध्यान में देखते हुए हमने एक कुछ चैप्टर्स जो हैं जो कि आपको डिफिकल्ट भी लगते होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज बनाई है। तो 1 बाय 1 हम एक एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करते रहेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर 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 सेव कर लीजिएगा, हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है ऑफलाइन के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जब भी मेरे पास वीडियो टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं। ये सीरीज तो कंटिन्यूसली आपके लिए बनेगी बनेगी, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को फोकस कर रहा हूं जो बच्चे डेली कंटिन्यू पढ़ते हैं। वो तो परफेक्ट है ही है, लेकिन फिर भी अगर उनके कहीं कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट है तो वो जरूर जरूर देखें। और हाँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा इनको जरा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको ज़रा शेयर कर देना। किनके साथ? उनके साथ जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, जो बच्चे घबराए हुए हैं, जो बच्चे अकाउंटेंसी से डरे हुए हैं, उनके साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि हमारी एक जो पढ़ाने की पूजा है वो सफल हो जाएगी जब हमारे जो बच्चे हैं जो परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लास्ट मिनट्स, मतलब कि एग्जाम्स के अंदर जो आने वाला है, लास्ट आपके पास 1-2 वीक बचा हुआ है, तो हम किस तरीके से हम उस चैप्टर्स को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। और हाँ, लर्निंग एंड प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ पे आ जाने से या पढ़ाने से या आपके क्लास में जाने से या आपके कोचिंग सेंटर में जाने से कुछ नहीं हो सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि मैं बीच में लेक्चर में एंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेंथी हो सकता है, तो बीच बीच में आपसे बात करता रहूँगा, लेकिन आपको बोरियत नहीं होने दूंगा। एक मेंटर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पूरे करियर के अंदर मैं करीबन 12 साल से पढ़ा रहा हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। तो अभी मैं जो बात करूंगा 2025 एंड 26 के अंदर मैं पूरा टोटल टारगेट क्लास 11th एंड 12th की अकाउंटेंसी पे रखना चाहता हूं, कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से जुड़ते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी जुड़े होते हैं, तो उनको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिले, इन डिटेल कंटेंट मिले और वैल्यूबल मिले और सस्ते में मिले। राइट है? अभी आपको ये सीरीज है टोटली फ्री है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि हमारी अप्रोच किस तरीके से रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर्स इस वाली सीरीज में अभी के लिए जो हमने डिसाइड किया है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूँ। सबसे पहले BRS, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि BRS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भैया ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप जब ही रेक्टिफाई कर पाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा
क्योंकि आपके अगर जनरल एंट्री बहुत क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मास्टर्स हो। तो आपके जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, पहले बता रहा हूं। उसके बाद आपके पास एक चैप्टर मिलेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्यों आया, किस लिए आया, क्यों बनाए, क्यों पढ़े, सब बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट, बेटा ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा विथ एडजस्टमेंट के साथ। सर एडजस्टमेंट 21, 22 एडजस्टमेंट है, रट लो। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। ये एंट्री करी, इस एंट्री का इफेक्ट फाइनल अकाउंट में किधर जाने वाला है। तो आपको इन भी फ्यूचर आप अकाउंटेंसी करते हो, अकाउंटेंट बनते हो, सीए बनते हो, फंडामेंटल बहुत क्लियर होना जरूरी है। रूट क्लियर नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं बेटा। और उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी की एंट्री के साथ, क्योंकि जीएसटी के कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और कुछ जनरल एंट्री की बात करेंगे जिसका पेपर टीचर देना ही देने वाला है। एग्जाम जो सेटर होगा, जो भी आपका एग्जाम बनाने वाला होगा, वो आपके पेपर में ये टॉपिक्स डालेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। और ये पूछना भी चाहिए टीचर्स को, क्योंकि ये फाउंडेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हाँ, आपके कमेंट आए कि और कौन से चैप्टर्स कराने, वो भी हम एड ऑन कर देंगे। आप नीचे कमेंट देना प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हमको एक डायरेक्शन मिले कि और कौन कौन से बच्चों को परेशानी हो रही है, जिसको हम ऐड कर दे बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम स्टार्ट करते हैं। सर कौन से चैप्टर से? अकड़म बकड़म बम्बेबो? नो 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 नो, हम सबसे पहले अकड़म बकड़म बम्बेबो पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे जाएंगे, BRS। सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नाम से ही डर लगने लग जाता है। सर BRS सर ने बताया बहुत सारी प्लस माइनस करने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा। सर क्या जनरल एंट्री आती है? नहीं आती है। स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट है, जनरल एंट्री का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप फ्री होके आराम से, जैसे आप बैठे हो ना अभी, आप यहाँ पे आराम से, आपने इस पे देख रहे हो, या तो डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, मोबाइल पे देख रहे होंगे, या PC पे देख रहे होंगे, जिस पे भी आप देख रहे हैं। मेरी क्लासेस को आराम से देखना है। एक रजिस्टर बनाओ बढ़िया सा, अभी तक नहीं बनाया तो बनाओ, और अगर पहले से बनाए रखा तो उसको साफ साफ करो, क्योंकि बहुत आपने नहीं पढ़ा होगा, धूल आ गई होगी उस पर, तो उसको साफ साफ करो। और जैसे आप धूल वूल साफ करते हो, डस्ट निकालते हो, तो देखना किसी का परिवार उसमें ना बस रहा हो सकता है कोई मकड़ी अपने परिवार के साथ वहां पे जीवित हो। आप ये भी ध्यान रखना कि जब आप उसको साफ कर रहे हो तो किसी का परिवार खराब ना हो, क्योंकि अपन तो पढ़े ही नहीं, लेकिन अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सफाई करके आराम से पढ़ो, बैठो, टाइम निकालो, डाटे ही कहते हैं, सॉरी, ईयरफोन डालो और पढ़ना चालू कर दो बेटा। हम तो आपको यही बोलेंगे। और हाँ, मेरी क्लास बड़ी मस्ती से होने वाली है, क्योंकि मैं प्रेशर देने पे बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। इसलिए अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लग रही हो, हाथ जोड़कर पूरी तरीके से माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फाउंडेशन भी देखेंगे, और चैप्टर भी कर जाएंगे, और चैप्टर के क्वेश्चन भी निकाल देंगे। ठीक है? हमेशा याद रखना, जो भी मेरा टॉपिक होगा उसके 2 वीडियो बनेंगे। पहले BRS के कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। उम्मीद करेंगे, मेरा मकसद मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलाना है। बिल्कुल आना भी चाहिए, आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर होने चाहिए कि जब आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से करना है, तो उस फंडामेंटल को हम जरूर कवर करेंगे। और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी कंटेंट दें वो ऑथेंटिक हो, कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो जाती है, छोटा बच्चा या छोटे सर मान के हमको माफ कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करने वाले हैं जिससे बच्चा डरता है या बच्चा रटता है, उसी चैप्टर्स को हम ले लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब भी मैं इंटरेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो ये क्यों है, अभी आपको आगे पता लग जाएगा। मैंने पूरी अपनी स्लाइड बनाई है, वर्किंग शीट हमारी टीम के साथ, तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप चैप्टर्स को चैप्टर की नज़र के मत सोचें, ये सोचें कि आप कुछ प्रैक्टिकल सीख रहे हैं सर, कि अगर इसको ओरिजिनल प्रोजेक्ट लाइफ में बात करें कि कैसे ये चैप्टर्स हमारे लिए वैल्यूबल कर जाता है, और हमारे, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, या फिर हमारे कोई भी मैचिंग कॉन्सेप्ट में, जिसमें भी हम मैच करना चाहते हैं, उसी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या है, उसको हम पहले डिटेल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे BRS क्या होता है, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशंस को कवर कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है, तो उसको पहले डिटेल समझ लेते हैं, फिर आपको आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने आपको लिखी है,
इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर मतलब कौन भाई? कस्टमर कौन है भाई कस्टमर? अगर आप कोई बिजनेस मेंटेन करते हैं और आप अकाउंटेंट साहब हैं, आपको नॉलेज है अकाउंटेंट साहब को, तो आप ही तो कस्टमर हो गए। अब कस्टमर हो गया तो वो ऑन ए पर्टिकुलर डेट, कोई ना कोई डेट पर रिकॉन्सिल करेगा, मतलब चेक करेगा द बैंक बैलेंस एज ए पर कैश बुक। कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसको मैच करेगा किससे? विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि पासबुक से। अब बहुत से मेरे बच्चों को तो पासबुक के बारे में नहीं पता, चलो ये भी थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, और अपन जब सिखा रहे हैं डिटेल में तो थोड़ा समझा देते हैं बच्चों को, बच्चों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। तो सब हुआ क्या, ये है हमारे मिस्टर राम। मिस्टर राम ने अपना एक डिसाइड किया कि वो अपना एक बिजनेस ओपन करेंगे। अब उन्होंने अपना एक बिजनेस ओपन करा। अब आपको पता है जब बिजनेस ओपन होता है तो बिजनेस का कोई ना कोई एक बैंक अकाउंट जरूर होता है, क्योंकि इसको लेना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट। तो ये साहब मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर एक बैंक है, मान लेते हैं, ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लेते हैं एसबीआई है, ये भग के जाता है एसबीआई के पास और बोलता है भैया 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 मैंने एक नया बिजनेस ओपन किया है तो मुझे एक अकाउंट खोल के दो, सेविंग अकाउंट खोल के दो। ये बोलता है जाके बैंक को, बैंक मैनेजर को जाके बोलता है मुझे भैया भैया मैंने एक नया बिजनेस खोला है, अब मेरे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, पैसा आएगा पैसा जाएगा, तो मुझे एक नया अकाउंट खोल के दो, सेविंग अकाउंट बोलता है। सेविंग अकाउंट, ये बोल रहा है सेविंग अकाउंट। तो बैंक जरा, जो बैंक के यहाँ पे जो मैनेजर साहब बैठे ना, वो थोड़े इनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं भैया तू कहाँ से पढ़ा लिखा है? बोले साहब मैं कॉमर्स पढ़ा लिखा हूँ और मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की बात करी। तो बोले भैया तू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो तू सेविंग अकाउंट बोल रहा है? सेविंग अकाउंट तो तेरे पर्सनल का होता है, तू बिजनेस के लिए अगर अकाउंट खुलाना चाह रहा है, बिजनेस के लिए अकाउंट खुलाना तो तू खुलाएगा करंट अकाउंट। अरे सर 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 ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है सर? अगर आप अपनी पर्सनल सेविंग के लिए पैसा निकालते हैं, पैसा जमा कराते हैं एक महीने में 2 या 3 4 5 बार जो भी लिमिट है, तो आप उस पर बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, क्योंकि आपका पैसा है भाई। सैलरी आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपने बैंक में बोला भैया एसबीआई का एक बैंक है उसमें पैसा जमा करा दो, बैंक उस पर इंटरेस्ट देता रहता है। लेकिन भैया करंट अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है? करंट अकाउंट बैंक खोल के देगा और बैंक बोल रहा है ये करंट अकाउंट जो है ना वो तेरे बिजनेस के नाम से। आजकल तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी खुलते हैं लेकिन वो बिजनेस के तरह ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब तू तो दिन में, पूरे दिन में आके 4-5 बार ट्रांजेक्शन करेगा, 1 लाख रुपए निकालेगा, 2 लाख रुपए निकालेगा, तेरे कस्टमर तेरे को पैसा इसमें अकाउंट में डालेंगे, तो भैया इसका मतलब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुन 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 सुन, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन तेरे को फैसिलिटी मिलेगी। सेविंग अकाउंट के अंदर तुम 3 से 4 बार निकाल सकते हो, जो भी लिमिट बैंक की होती है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर तुमको तुम्हारे पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो टोटल इंडिकेट करेगा तुम्हारा बिजनेस अकाउंट। तो आप यहां पे एक बात समझ गए होंगे कि राम साहब को यहां पे करंट अकाउंट दे दिया गया है। अब करंट अकाउंट दे दिया तो करंट अकाउंट जब दे दिया, जब भी कोई अकाउंट देते हैं तो भैया 2-3 चीजें और साथ में देते हैं, बैग खुलवाते हैं, बोले ये लो तुम्हारी पासबुक। सुनो मेरी बात, जो भी तुम ट्रांजेक्शन करोगे ना इस पासबुक में हम लिख के दे देंगे, हम मतलब बैंक वाले लिख के दे देंगे, हमारे पास आ जाना। अब आजकल के ज़माने में तो यूपीआई सिस्टम है, इसलिए सारा का सारा स्टेटमेंट जो है नेट बैंकिंग में आ जाता है। आप लॉगिन पासवर्ड करते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो, सारा का सारा स्टेटमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, अभी भी आप बैंक में जाओगे तो उनकी बहुत ही ऑटोमेटिव मशीन्स होती है, उसके अंदर आप जब पासबुक को एंटर करते हो तो सारी एंट्रियां करके दे देता है। एंट्री के माने तुमने कितना विड्रॉ किया, तुमने कितना डिपॉजिट किया, तो हमने तुम्हारे बेसिस पे किसको क्या पेमेंट कर दिया, सारी डिटेलिंग बेटा पासबुक में रहती है, पासबुक में। और पासबुक कौन लिखता है, पासबुक में कौन एंट्री करता है? मैनेजर, एसबीआई। पकड़ के रखना बात को, ये पॉइंट। जो एसबीआई होता है, एसबीआई जो बैंक है उसके पास कंट्रोल है पासबुक के एंट्री करने का, वो एंट्री करता है। ठीक है, बैंक ने जो एंट्री करी वो आप आके अपने अकाउंटिंग में कर लेते हो, ठीक है, सेपरेट थिंग, वो आप करनी पड़ेगी आपको। तो यहां पे जो आपका करंट अकाउंट खुलता है उसी के साथ बैंक आपको क्या दे देता है? आपका सेविंग के साथ या फिर करंट अकाउंट के साथ साहब आपको पासबुक दे दी जाती है, आपको पासबुक दे दी जाती है। इसका मतलब पासबुक में डे टू डे सारे ट्रांजैक्शंस या तो वीकली क्वार्टरली आप जाके करवाते हो और आपको वो मिल जाता है। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की बात करो कि मिस्टर राम को इस तरीके की एक पासबुक मिल गई थी और मिस्टर राम बिजनेस कर रहा था किसी पर्टिकुलर डेट पे, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को क्या हुआ?
वो समझने की कोशिश करते हैं कि 1 जुलाई को मिस्टर राम जो थे वो बैठे हुए थे, एकदम से खड़े हुए, और क्या हुआ जरा देखते हैं। हम इसके लिए हमारा थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं ये इस तरीके की मिस्टर राम की शॉप है, जिसको आपको समझाने के लिए हमने मान लिया ये आपका बिजनेस है, और यहां पे जो बात चल रही थी वो चल रही थी एसबीआई के साथ। मान लेते हैं एसबीआई का अकाउंट है और ये बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर मिस्टर राम ने आप जैसे अकाउंटेंट को मान लो रख लिया था, तो उसके पास एक कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर के अंदर उसने एक कैश बुक बना रखी थी और एक बना रखी थी बैंक का अकाउंट। कंप्यूटर के अंदर मतलब कि कैश बुक में कैश की डिटेलिंग और बैंक अकाउंट में बैंक की डिटेलिंग। मतलब आपके लिए तो यहां पे 2 कॉलम कैश बुक हो गई, क्योंकि 2 कॉलम कैश बुक के अंदर दोनों लेजर्स आती है, कैश भी आती है और बैंक भी आती है। फॉर एग्जांपल, तो यहां पे हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि हमने मान लेते हैं हमने एक कैश बुक बनाई है 2 कॉलम की, याद आपको हो तो यहां पे एक होता है कैश और एक होता है बैंक, एक होता है कैश और एक होता है बैंक। भैया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, जो कैश का बैलेंस होता है वो आपके, ये मान लो आपके जो बिजनेस में गल्ला रखा हुआ है ना, गल्ला, उसके अंदर कितना पैसा है, कितना पैसा आपने दिया, कितना पैसा आपके पास आया, उसका मैचिंग जो होती है ना बैलेंस, वो कैश होता है। नॉर्मली असेट्स है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, इसलिए जो असेट्स होती है उसका हमने मॉडर्न में पढ़ा था कि असेट जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है भैया, डेबिट होती है। असेट्स है, कैश हमेशा असेट्स है। पॉइंट पकड़ के रखना, जो मैं बोल रहा हूं पॉइंट पकड़ के रखना, उसको पकड़ के रखना है। अब जो एसबीआई बैंक है उसका जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपने कोई भी चेक काटा हो, कुछ भी किया हो, उसकी जितनी भी डिटेलिंग है वो आप रखते हो अपने बैंक अकाउंट में। बात क्लियर है? अपने बैंक अकाउंट। अभी के लिए कैश बुक को भूल जाओ, बस इतना सा याद रखना है, जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम की हम बात कर रहे हैं, और यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पासबुक की, जो कि बैंक के पास है। ठीक है बच्चों? अब क्या हुआ, जो मिस्टर राम थे उस मिस्टर राम ने क्या किया, एक बार के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मिस्टर राम ने यहां पे बैठे हुए अपने अकाउंटेंट से पूछा 1 जुलाई को कि जरा ये बता मेरे बैंक में कितना रुपया है। अब समझना, कितना रुपया मेरे बैंक में रखा हुआ है, तो अकाउंटेंट ने अपनी कैश बुक को छाना, मतलब कि आज के जमाने में टैली होती है, उसमें उसने एंट्री देखी और उसने बोला सर आपके आज की तारीख में आपके एसबीआई बैंक के अंदर 1,17,500 रुपए, सर जाके पूछ लो। कॉन्फिडेंस देखिए उसका कितना शानदार था, उसका कॉन्फिडेंस इतना शानदार था, सर आज की तारीख में मेरे पूरी अकाउंटिंग मेंटेन करी है और आप मेरे अकाउंट में जो बता रहा है कि आज अपने इस वाले एसबीआई वाले बैंक में, बैंक बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एसबीआई वाले बैंक के अंदर जो है उसके अंदर 1,17,500 रुपीज का बैलेंस है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने क्या किया, फटाफट गया एसबीआई के पास और एसबीआई को जाके बोलता है भैया एक काम करो, मेरी जो पासबुक है ना उसको थोड़ा अपडेट कर दो, मेरी जो पासबुक है उसको जरा अपडेट करो भैया। तो बैंक ने बोला ठीक है भाई, हम आपकी पासबुक को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमारी तो लायबिलिटीज होगा। कि यहां पे अगर इस तरफ आपको पता है कि यहां पे जितने भी आप पेमेंट करते हो वो दिखाते हो, तो अगर आपके क्रेडिट बैलेंस में आप पेमेंट को दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जो पासबुक में उसमें ये आता है, पैसा जो है वो यहां पे तो दिखाएगा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो यहां पे सीआर, यहां पे डीआर, मतलब कि फेवरेबल अनफेवरेबल की ओर चल रहे हैं अपन। ठीक है सर यहां पे कैश बुक में पैसा आता है, बिल्कुल आता है, तो भैया फिर पासबुक में कहां आएगा, यहां आएगा, पैसा आएगा। तो अगर यहां पे कैश बुक का जो डीआर है तो फिर वो ही चीज पासबुक में सीआर दिखाई जाएगी। ये बात बिल्कुल आप पकड़ के रखना, उसका रीजन हमने यहां पे क्लियर कर दिया है। यहां पे कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझने के लिए। अब क्या हुआ, हम वापस हमारी स्टोरी पे चलते हैं। 1 जुलाई को जो अकाउंटेंट साहब है उन्होंने इनको एक फिगर दिखाया था, 1,17,500 रुपीज हमारे बैंक का बैलेंस बता रहा है, उन्होंने बताया। अब जैसे ही पासबुक में एंट्रियां आई
जैसे ही पासबुक में यहाँ पे कोई बैलेंस आया, जैसे क्योंकि इन्होंने बोला कि भैया हमारे बैंक के अंदर जो बैलेंस रखा हुआ है वो बैलेंस रखा हुआ है 1,17,500, लेकिन जैसे ही पासबुक में आपने एंट्री करी तो बैंक वालों ने अपना बैलेंस बताया 1,15,500 रुपीज। 1,15,500 रुपए आपके अकाउंट के अंदर है। अब यहाँ पे आपका अकाउंटेंट साहब थोड़ा सा घबरा गए, बैंक वालों ने भी अपने सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करी, तो क्या ये कोई एरर है? हो सकती है, ये भी हो सकती है, या कोई टाइम गैप का इशू है कि जो एंट्री यहां पे हो गई यहां पे नहीं हुई, या यहां हो गई यहां पे नहीं हुई, या फिर किसी तरीके का कुछ भी एम्बरेसमेंट, मतलब होता है गड़बड़ाहट, कोई गड़बड़ तो नहीं करी किसी ने, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है, अकाउंटेंट साहब या किसी ने भी कोई मैच नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इशू है। तो उसको हमें, मतलब कि इस अकाउंटेंट साहब को, मतलब कि आपको, क्योंकि आप भी अकाउंटेंट हो, आपको ये देखना होगा कि हमारे क्या क्या रीजंस रह गए कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। बैलेंस दोनों मैच होने चाहिए, बैलेंस मैच होने चाहिए। इस पर्टिकुलर डेट पे आपका जो 1 जुलाई है, उस दिन आपका जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मैच नहीं हो रहा तो उसके कारण हमको पता लगाने पड़ेंगे, और कारण पता लगाते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। भैया देखो बैलेंस ये था, कोई ना कोई तो बैलेंस पकड़ना पड़ेगा, या तो आप कैश बुक से कोई बैलेंस को इसको सही मानोगे या पासबुक वाले को सही मानोगे, किसी ना किसी को तो आपको एक बैलेंस पकड़ना पड़ेगा। मतलब बीआरएस के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए या तो एग्जामिनर ने आपको हमेशा स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा होगा भैया कि भैया डेबिट बैलेंस कैश बुक का 50,000 रुपीज है, या फिर क्रेडिट बैलेंस पासबुक का 30,000 रुपीज है। ये आपके हमेशा याद रखिएगा, बीआरएस के अंदर आपको कोई ना कोई तो एक बैलेंस पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कैश बुक के अंदर यहां पे पैसा जाता है, तो यहां से अगर पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में, तो याद रखना डेबिट साइड में पासबुक में भी जाता होगा, क्योंकि बैंक वाले आपके रिवर्स चलेंगे, क्योंकि आप असेट्स हैं तो बैंक आप क्या हो गया आपके लिए, एक तरीके के लिए बैंक आपके लिए क्या, बैंक अपने आप को क्या मानेगा, लायबिलिटी है भैया, इसको सारी चीजें देनी है, तो रिवर्स हो गया दोनों। अगर असेट्स डीआर है तो ऑब्वियसली बात है लायबिलिटीज क्या होती है, सीआर होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो डीआर होगा इसका सीआर होगा, एम आई राइट, और इसका जो सीआर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीआर होगा। कंसेप्ट ऐसे बनेगा क्योंकि रिवर्स दोनों जाएगा। मेरे यहां से पैसा निकला, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जिसको मिला वो तो हंसेगा ना, मुझे पैसा मिला। इसी तरीके उससे निकला तो मैं खुश होऊंगा, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे यहां से कोई पैसा निकला है तो भैया मुझे तो गम होना ही होना है, और जिसके पास गया उसको पॉजिटिव होनी है। इसलिए वो रिवर्स वाला, क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव है और मेरे लिए नेगेटिव है, या मेरे लिए पॉजिटिव है उसके लिए नेगेटिव है। बात समझ में आ गया? यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या करता है कि यही चीज प्रिपेयर करता है कि भैया आपका जो कस्टमर है, जो भी आप हैं, वो अपने बैंक के बैलेंस को एक पर्टिकुलर डेट पे मिलाते हैं बैंक के पासबुक से। बैंक की पासबुक की अथॉरिटी किसके पास होती है? बैंक के पास। बैंक आपको सारी एंट्री करके देगा, भैया तुमने इतना पैसा विड्रॉ किया, इतना पैसा तुमने डिपॉजिट किया, अब जरा चल जाओ और इसको जोड़ना चालू कर दो और मैच करो। तो आप एक पर्टिकुलर डेट पे जाके एक बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हो और अपने बैलेंस को मैच करने की कोशिश करते हो इसके साथ। ये इस चैप्टर की भूमिका है, या आप ये कह सकते हो ये चैप्टर का एक रोल है कि जो इस चैप्टर से आपसे ये उम्मीद किया जा रहा है कि भैया ये बीआरएस जो है ना, ये आप बनाओ, आप अकाउंटेंट हो, आपने क्लास 11 पढ़ी है, तो आप ये बीआरएस बनाओ। क्लियर है बच्चों? ये आपको फाउंडेशन क्लियर हुआ। करेंगे कैसे सर, कैसे बनाएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये क्यों बनाते हैं, तो उसको भी हमने कोशिश करी है कि ये स्लाइड के अंदर मेरी टीम ने कि ये कवर हो जाए। तो इस तरीके से उसके रीजन हमने यहाँ पे आपको प्रदर्शित किए हैं, शो किए हैं, कि हमने यहाँ पे बोला है इसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तो टाइम गैप हो सकता है। टाइम गैप का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एंट्री कर दी गई है, यहाँ पे एंट्री नहीं करी, तो डिफरेंस आ गया, टाइम गैप आ गया। आपने तो यहाँ से आपके माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में तो नहीं हुआ, कोई ना कोई कारण हुआ होगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद होता है नॉट रिकॉर्डेड। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट साहब बैठे थे उन्होंने कोई एंट्री करना भूल गए, लेकिन बैंक तो बैंक है भैया। एंट्री करने का पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि मान लो बिजनेस ने कोई कार ली अपने बिजनेस के यूज के लिए, और उसका जो ईएमआई सेक्शन है वो इनको दे दिया बैंक वालों को कि भैया जाओ और तुम टाइम टू टाइम जाके ईएमआई पे करके आओ। भैया तुमको, आपने खुद ने, इस बिजनेस के जो ओनर थे मिस्टर राम ने, उन्होंने बैंक को बोल दिया भैया देख सुन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम डायरेक्टली इसको पे करते रहना, लेकिन अकाउंटेंट को अपडेट करना भूल गए।
तो बैंक ने तो वो ईएमआई पे कर दी ना, तो बैंक बैलेंस अगर 100 रुपए था और ईएमआई 20 रुपए थी, तो बैंक के 100 रुपए में से 20 रुपए कट गए, तो कितने रह गए बच्चों? 80 रुपीज रह गए। लेकिन आपके अकाउंटेंट्स आपके जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, उसमें तो बैंक बैलेंस 100 ही दिखा रहा है, तो डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? अभी डिफरेंस की बात और हम करेंगे, कौन कौन सी डिफरेंस आ सकती है, और या फिर कोई भी एरर भी हो सकती है, कोई गलती हो गई हो, कोई जो बैंक कॉलम के अंदर कोई एंट्री 2 बार कर दी हो, 3 बार कर दी हो, 4 बार कर दी हो, तो मतलब जो भी डिफरेंट टाइप की एरर जो होती है उसी को हमें रेक्टिफाइड करना है। तो ये इसके रीजन आ जाते हैं। अगर 1 मार्क्स में आपसे पूछ ले तो आप ये बता सकते हो कि इस तरीके के रीजन हो सकते हैं, कोई एरर हो जाए, कभी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, कोई गलती के पॉइंट ऑफ व्यू से लापरवाही हो गई हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है। प्रिपेयर किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसको यहाँ पे डिटेलिंग दिया है। एक तो सबसे पहले फाइंड आउट द एरर, कि अगर कोई भी एरर रह रही है पासबुक के अंदर और कैश बुक के अंदर, उसको आप निकाल सकते हो। पासबुक और कैश बुक में नहीं मैच कर रहे, पहला पॉइंट ये हो सकता है, आ सकता है क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर, मैम पूछ ले, सर पूछ ले कि भैया ये क्या होता है, क्यों तैयार किया जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो। और आपका जो भी एक्चुअल बैंक बैलेंस है उसको आप, जो भी आपकी कैश बुक है, मतलब मैं कैश बुक की बात जब भी करूंगा तो ये बात समझ लीजिएगा ना, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं सर, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, ये मान लीजिएगा आप, है ना, कि बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो मैच करना है हमको बैंक पासबुक के साथ, बैंक की पासबुक के साथ। ठीक है बच्चों, पासबुक के साथ आपको मैनेज करना। और डिस्करेज करता है, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है लापरवाही को, या फिर सोची समझी कोई साजिश है कि यहां से हमने पैसा निकाल लिया, हमने पैसे उठा के ले गए, अब मैच कर रहे हैं, लापरवाही हो रही है ना, सोची समझी साजिश के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जा रहा है, गबन किया जा रहा है, तो उनको भी हम डिस्करेज कर सकते हैं। सामने वाले को पता है कि टाइम टू टाइम हमारा जो बैलेंस है वो मैच करता है, भैया पैसा मत निकाल लो, किसी को भी फर्जीवाड़ा मत करो, उसके लिए भी आपको बीआरएस प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ सकता है। तो 1 मार्क्स के अंदर अगर आपसे सर और मैम, स्कूल वाले सर और मैम आपसे पूछ ले तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है इस कॉन्सेप्ट को देखकर। नेक्स्ट चलते हैं, एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या डिफरेंस है, या मैं इसको क्यों समझाना चाह रहा हूं, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। हालांकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, मतलब कि जो डीआर बैलेंस होता है आपके कैश बुक का, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखिएगा। और ये जो आपको पता है, जो ये कैश बुक की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल आप समझ के रखिएगा कि जो भी बैंक कॉलम है उसका बैलेंस क्या होगा? डीआर होता है, डेबिट होता है। और डेबिट जो बैलेंस होता है, मतलब बैंक क्या होती है? एक तरीके की असेट्स ही तो होती है भैया, एक तरीके की असेट्स होती है, और असेट्स का हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? इसका डीआर बैलेंस होगा। अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, जो चीज आप यहां पे जो डीआर बैलेंस आ रहा है, डीआर साइड ज्यादा है आपका, तो बैलेंस निकल के आ रहा है, तो वो ही जो बैलेंस है सेम टू सेम रिवर्स आपको मैंने बताया कि इसका डीआर पासबुक का क्या होगा? सीआर, मैंने कंसेप्ट करके आपको बताया था, याद रखिएगा। और अगर ये डीआर बैलेंस कैश बुक का है और क्रेडिट बैलेंस का पासबुक का है, मतलब कि बैंक का है, तो याद रखिएगा इससे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ये बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि कैश रहना चाहिए भैया, पॉजिटिव रहने चाहिए वो आप। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस, आज मेरा बैंक बैलेंस में मान लो कि 1,20,000 रुपीज़ है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे बिजनेस के अकाउंट में 1,20,000 रुपीज़ है, तो बैंक में पड़ा हुआ है भैया, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल मैच कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, वो इक्वल करता है क्रेडिट बैलेंस के साथ, और उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस है भैया, ये बिल्कुल हमारे लिए बना हुआ बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको बिल्कुल आप एस्पेक्ट्स को पकड़ के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके अंदर यहाँ पे एक बात आ रही है कि क्रेडिट बैलेंस, अच्छा सर, क्रेडिट बैलेंस जो होता है कैश बुक का, उल्टा आ गया सर, बैलेंस तो हमेशा कैश बुक का डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स आ सकता है। वो यहां पे कैश बुक का आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो वहीं पासबुक का वो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। ये याद रखिएगा, जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अगर आ गया तो वो पासबुक में क्या दिख रहा होगा? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये दोनों कैश बुक और पासबुक के बैलेंस जो हैं वो मैच नहीं कर रहे, जो उनकी नेचुरल थीम है उससे। नेचुरल वो डीआर ही होना चाहिए, कैश असेट्स है,
राइट है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो सीआर हो रहा है। और अगर मैच नहीं कर रहा तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो बैलेंस आपने दे रखे हैं ये अनफेवरेबल बैलेंस है, टोटल अनफेवरेबल बैलेंस। बात समझ में आ गई बच्चों? ये बिल्कुल पॉइंट आपको पकड़ के रखना है कि जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का होता है, डेबिट बैलेंस, तो वो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, वो फेवरेबल होता है, वो होना ही चाहिए भैया, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ये रिवर्स जा रहा है तो ये हो जाता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस अगर हो रहा है पासबुक में अनफेवरेबल हो रहा है तो सर इसको दूसरी टर्म में क्या बोलते हैं? नाम सुना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, नाम सुना होगा। इसका मतलब आपको ये भी बोला जा सकता है कि भैया बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आप समझ जाना डेबिट बैलेंस की बात हो रही है और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब जरा चाय कॉफ़ी पानी पी लो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी होने वाली है, तो जल्दी से एक सिप ले लो, बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि कॉफ़ी लेके साथ में बैठे होंगे या चाय लेके बैठे होंगे, है ना। उबासी मत लो बस, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप पढ़ना है, रात को पढ़ना है। मेरे लेक्चर को रात को आराम से पढ़ो, क्वेश्चंस निकालो, प्रैक्टिस करो, 100% आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, 100%। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हम बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस को का फॉर्मेट क्या रखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि बीआरएस को हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, वो जरा बताइए। उसके लिए हमने इसको दो पार्ट में दे दिया कि बीआरएस को आप जब बनाते हो तो उसको दो तरीके से बना सकते हो। चलो बना के देखते हैं किस तरीके से। एक आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है और इसके लिए एक ये अप्रोच होती है, वो भी हम जरा आपको बता देते हैं दोनों अप्रोच किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अगर मैं प्लस माइनस की अप्रोच को रखूं तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे और आइटम लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और आइटम लिखेंगे, और यहाँ पे आप जैसे नॉर्मली आपके पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है जो आप लिखते हुए आ रहे हो, पर्टिकुलर लिखेंगे। तो जो आइटम, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन ट्रांजेक्शन, मान लो एक ट्रांजेक्शन है तो या तो वो ट्रांजेक्शन प्लस में जाएगा या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन है दूसरा मान लो वो जाएगा माइनस में, तो वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉलो करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप केवल एक अमाउंट का ऑप्शन रखेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर आपके पास रहेगा, उसमें कुछ आइटम हम ऐड करेंगे, कुछ आइटम माइनस करेंगे। जो भी हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे ऐड वाले एक जगह रखेंगे और माइनस वाले एक जगह रखेंगे, और जहाँ पे आपका स्टार्टिंग बैलेंस, जैसे मैंने बोला बैलेंस आपको जरूर गिवन होगा, उसके अंदर कुछ आइटमों को हम एक साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे और कुछ आइटमों को यहाँ पे माइनस कर देंगे। दोनों अप्रोच से आप फॉलो कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है सर हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो कौन से मेथड से करेंगे। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स की जो ट्रिक मेरी है वो दोनों पे अप्लाई होगी। हमको तो केवल ये निकालना है कि सर अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो प्लस में कब जाएगा, माइनस में कब जाएगा, और अगर हमने पकड़ लिया कि ये प्लस में जाएगा तो प्लस में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लस में जा रहा है तो कितना अमाउंट जाएगा। ये दो चीजें अगर आपको पकड़ में आ गई और कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन का फाउंडेशन समझ में आ गया तो आप जीत में हो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहां पे हमने जो डिस्कशन किया उसको जरा देख लेते हैं कि सर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि ये डिफरेंस पैदा कर देंगे हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको डिफरेंस पैदा करेंगे, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड मतलब लेट्स सी, मान लेते हैं ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर ये मिस्टर राम है और मिस्टर राम ने, क्योंकि आपको पता है इनको करंट अकाउंट दिया था तो करंट अकाउंट के साथ एक चेक बुक दी थी। ये जो है ये चेक जो इन्होंने, एक चेक जो है वो इन्होंने किसी को काट दिया। मान लेते हैं 10,000 रुपए का चेक जो है, आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सन बना ही देते हैं। ये जो मिस्टर है, ये मिस्टर जो ए है, इसको ये चेक इन्होंने काट दिया, 10,000 रुपए का चेक ले जा भैया।
अब बच्चों एक बात बताओ, अकाउंटेंट साहब को आपने अपडेट किया, भैया मैंने 10,000 रुपये का चेक काट दिया है मिस्टर ए को आज की तारीख में, तो हमारे जो अकाउंटेंट साहब हैं, जो सीधे सीधे बच्चे हैं, उन्होंने बोला ठीक है सर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि चाहे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपका जो सर ये बैंक वाला पेमेंट है ना, ये हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया, और चेक इशू करने पे अगर आपका बैंक बैलेंस 100 है, तो अगर आपने 10 रुपये का चेक काटा, एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा फिगर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस जो है वो 90 रुपये बोल रहा होगा। इसका मतलब आपने कैश बुक में उसको कम कर दिया होगा, डिक्रीज कर दिया होगा। पकड़ के रखना बच्चों। अब जो भी पर्टिकुलर डेट थी, उस पर्टिकुलर डेट पे जब हमें बैंक का पासबुक चेक किया, तो हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पे 100 रुपये आपका बैंक बैलेंस था, जिसमें से आपने माना कि ये चेक 10,000 की जगह हम लिख देते हैं 10 रुपये का था, तो आपके हिसाब से आपकी कैश बुक बोल रही है कि आपका बैंक बैलेंस 90 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही पासबुक में बात करेंगे इस पर्टिकुलर डेट पे, तब आपको बैलेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 100 रुपये। इस सिंपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 100 रुपये का स्ट्रेंथ लेके चलूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो 90 दिख रहा है और यहाँ पे 100 दिख रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10 रुपये का डिफरेंस आ गया नहीं आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस इसलिए आया कि आपने चेक इशू कर दिया, आपने इमीडिएटली एंट्री पास कर दी आपकी कैश बुक के अंदर बाय करके, लेकिन बैंक में तो ये आदमी बहुत ढीला ढक्कन था, लेजी था, ये पहुंचा ही नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये सो रहा है। तो सो रहा है तो भैया हम तो जिस भी डेट पे मैच करेंगे तो डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद दूसरी अगर हम प्रॉब्लम करते हैं कि चेक डिपॉजिट मतलब कि पेड इनटू द बैंक बट नॉट प्रेजेंट या क्रेडिटेड। अब यहां पे एक बात समझना है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है डिपॉजिट या फिर वर्ड आ जाए पेड, इसका मतलब सिंपल सा है, आपने एक चेक जो है, जो भी एक चेक है, मान लो किसी का चेक आया था, फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस है, वापस बिजनेस को ले लेते हैं, ये एक पर्सन है, मिस्टर वाई, इन्होंने आपको एक चेक दिया और ये मान लो आपका डेटर था। डेटर मतलब होता है जो आपको पैसा देगा भैया, क्योंकि उधार में आपने बेचा है। इसने एक एग्जांपल के तौर पे 20 रुपीज़ का चेक दिया। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चेक सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा फिगर ले रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। 20 रुपये का आपको चेक दिया, आपने अपने अकाउंटेंट को अपडेट किया, उन्होंने इस चेक की एंट्री कैश बुक में कर लिया। कैश बुक के जो डेबिट साइड है उसमें इसने बोल दिया कि भैया ये चेक जो है वो बैंक में पॉजिटिवली क्रेडिटेड हो जाएगा, तो इसने ये एंट्री कर दी कि भैया बैंक में 20 रुपये डिपॉजिट्स। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बैंक की पासबुक पे हम गए तो बैंक ने इसको अभी किसी भी कारण से क्लियर नहीं किया, कोई भी रीजन हो गया होगा। तो अगर आपका बैंक बैलेंस 100 रुपये प्लस 20 रुपये आपने मेंशन किया, अब हो रहा है 120 रुपये आपके अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर, आपकी कैश बुक के अंदर। लेकिन जब आपने पासबुक को इस पर्टिकुलर डेट पे देखा तो आपने देखा कि आपकी पासबुक तो आपको 100 रुपये ही बता रही है। तो बताओ ये 20 रुपीज़ का डिफरेंस जनरेट होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट जब करवाया, किसी भी कारण से क्लियर करने के लिए दिया, लेकिन बैंक ने उसको नहीं क्लियर किया, तो ये डिफरेंस अराइज होगा नहीं होगा बच्चों, हो गया ना। तो क्या है इसमें, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर सकता है एग्जामिनेशन वाले हॉल के अंदर, जब जो वो पेपर आपके सामने आएगा थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई तो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। सर ये क्या होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो भी एसबीआई बैंक था, फॉर एग्जाम्पल उस एसबीआई बैंक ने क्या किया, आपका 100 रुपये आपके बैंक में रखे हुए थे, 100 रुपीज़ थे बैलेंस। उस बैलेंस के ऊपर बैंक ने डायरेक्टली आपको 20 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। इतना देता नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपको 120 रुपये बैंक ने मेंशन कर दिया कि भैया आपको 120 रुपये, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास थी नहीं किसी कारण से, हालांकि आजकल तो पूरा अपडेट मैसेज आते हैं तो सब रहता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आपकी कैश बुक के अंदर जो आपका एक इक्वल बैलेंस 100 रुपीज़ चल रहा था, वो आज की डेट में 100 रुपीज़ ही है। जब हमने मैच किया तो बैंक ने तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन हमने तो एंट्री की ही नहीं। तो यहाँ का बैलेंस तो आपको 100 बता रहा है, यहाँ का बैलेंस आपको 120 बता रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 20 रुपये का हो गया नहीं हो गया। बैंक ने आपका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, बताओ क्या करें, नहीं किया तो डिफरेंस आ गया। ठीक है,
इसी तरीके से बैंक ने बोला अच्छा हम फ्री की सर्विसेज तुमको देंगे, हम तुमको एटीएम देते हैं, तुम्हारी पासबुक में एंट्री करवाते हैं, तुम बोलते तो तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, डिमांड मतलब इस पर्सन को पेमेंट कर देना, तो डिमांड ड्राफ्ट बनाते तो फ्री में बनाएंगे, नहीं हम तुमसे चार्ज लेंगे। तो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डेट हम यहाँ पे कंसर्न कर लेते हैं, और ये आपके बिजनेस के अंदर आपकी आज की तारीख के अंदर जो कैश बुक है, मतलब कैश बुक हमेशा याद रखिएगा, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, वो आपको बैलेंस बता रहा है कि आपके पास 100 रुपए था, राइट है। लेकिन आपकी जो बैंक है उस बैंक ने क्या किया, क्योंकि बैंक ने आपका बैंक चार्जेस या फिर इंटरेस्ट चार्जेस, जो भी इंटरेस्ट चार्ज करना था वो बैंक चार्जेस या किसी तरह का इंटरेस्ट जो चार्ज करना था या किसी तरीके का कोई भी एक्सपेंसेस चार्ज करना था, जो भी इंटरेस्ट चार्ज बैंक ने करना था, तो बैंक ने तो अपने 100 रुपए के बैलेंस में से आपके 10 रुपए का बैलेंस कट कर दिया, तो कितना रह गया, 90 रुपीज रह गया, नहीं रह गया। तो यहां पे भी तो 10 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो उस डिफरेंस का रीजन कौन हो सकता है कि बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिया और आपको इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके दोनों जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहे। बच्चों पकड़ के रखिएगा, आगे जाके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट है इंटरेस्ट कलेक्टेड और डिविडेंड कलेक्टेड। इंटरेस्ट कलेक्ट हो गया, डिविडेंड कलेक्ट हो गया बाय द बैंक, मान लेते हैं बैंक के थ्रू, जो भी आपका पर्टिकुलर बैंक है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने कोई भी, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था या आपने कुछ भी कर रखा था, किसी को पैसा दे रखा था, उसने डायरेक्टली या कुछ भी करके बैंक में इंटरेस्ट का अमाउंट डाल दिया और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, और वो 50 रुपए का इंटरेस्ट था। आज की हमारी जो पर्टिकुलर डेट है उसमें आपका जो कैश बुक है उसके अंदर जो बैलेंस है, मान लेते हैं वो बैलेंस है 100 रुपीज, और पासबुक में भी आज की तारीख में 1% मान लेते हैं आपका जो बैलेंस है वो भी है 100 रुपीज। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ बैंक में डायरेक्टली हो गया, या फिर डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड क्या होता है, एक तरीके का बेनिफिट होता है। जब आप डिविडेंड मतलब आप कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स का एक पार्ट आपको देती है, और वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी न तरीके से आपके पास नहीं आई, ये मान लीजिए। तो बैंक में वो इंटरेस्ट या डिविडेंड ऐड हो गया 50 रुपए का, अब हो गया 150। आपको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी, तो अगर मैं आज की तारीख में इसको मैच करूंगा, ये 100 है लेकिन ये कितना हो गया 150, तो डिफरेंस कितने का आ गया 50। ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अच्छा, क्या डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक सर, ये भी समझा दो थोड़ा सा। आप मान लेते हैं ये आपका, वापस मैं आपका बिजनेस या शॉप जो भी है आपको मैं वहां पे बना देता हूं। आपने एक बढ़िया सी कार ली थी, जब आपने कार लिया तो उसका बहुत अच्छा, आपने इस कार के आगे नारियल रखा, आराम से जो भी कुछ हुआ, उस समय तो आपने 1 लाख रुपए दे दिए, और बाद में बोला देखो सुनो 30 हजार रुपए की EMI कर देना, और EMI को ऑटो डेबिट करवा दिया। ऑटो डेबिट का मतलब क्या, मेरे बैंक से कटता रहेगा। अब ये जो चीजें हुई है आप भूल गए, आपने नहीं एंट्री करी, तो भैया बैंक नहीं छोड़ता है। आपने वो एंट्री नहीं करी, आपका 100 रुपए का बैलेंस था, बैंक ने उसमें से 30 रुपए इस इंटरेस्ट के डायरेक्टली पेमेंट, क्यों आपने बोला था कि भैया मेरी EMI कट जानी चाहिए, नॉट इंटरेस्ट मतलब मेरी EMI मान लेते हैं कि मेरी EMI कटनी चाहिए, तो बैंक ने तो 100 रुपए में से 30 रुपए निकाल दिए, तो बचे कितने 70 रुपीज। लेकिन आपको पता ही नहीं है आपका बैंक बैलेंस, आपका जो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो 100 रुपीज है, तो भैया डिफरेंस आ गया नहीं आ गया, यहाँ पे 100 यहाँ पे 70, डिफरेंस कितना आ गया 30 रुपए का। ये भी तो सकता है स्टैंडिंग ऑर्डर आपने दिया हो लेकिन भूल गए हो, कोई EMI का पेमेंट करना हो, आपने बोल दिया कि भैया बैंक से जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं, तो मैच होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। ये बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन इसमें से होता है, पूछा जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारा डेट है, कोई भी पर्टिकुलर डेट मान लेते हैं, हमेशा पर्टिकुलर डेट है ये हमारा बिजनेस है, और ये हमारी मान लेते हैं कैश बुक है, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो बताया जा रहा है 500 रुपीज, और ये हमारा एक बैंक है। एग्जाम्पल के तौर पर SBI ले लेते हैं, SBI की बात कर रहे हैं तो SBI बैंक है। इस SBI बैंक में हमारा एक डेटर था, इस डेटर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करा दिया 1000 रुपीज। अच्छा, पहले से हमारा बैलेंस था 500 रुपये, इसने 1000 रुपीज डिपॉजिट करा दिया, अब हमारा बैलेंस हो गया 1500 रुपये हमारी पासबुक के अंदर, हमारे बैंक बैलेंस के अंदर। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन इसने आपको करी ही नहीं,
और आपने इस पर्टिकुलर डेट पे जाके पासबुक को उठा लिया, कैश बुक को उठा लिया, तो भैया पासबुक तो आपको बता रही है 1500 रुपीज का बैलेंस, जबकि आपके जो कैश बुक है वो बता रहा है 500। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इस भाई साहब ने डायरेक्टली कर दिया और कम्युनिकेशन गैप के कारण इसने आपको कोई चीज बताई नहीं, तो डिफरेंस आने का रीजन हो सकता है। आगे देखते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड चेक डिपॉजिटेड। आपने कोई भी चेक जो डिपॉजिट कराया वो डिसऑनर्ड हो गया। मतलब क्या? अगर मैं पर्टिकुलर डेट लूं, आपका अगर कैश बुक जो है उसका जो बैलेंस था वो था 100 रुपीज़ का, जिसमें आपने ये जो बिल था, इस बिल में आप कोई बिल आया होगा, आपने उसमें 20 रुपये का ये बिल था, तो 120 रुपये आपने मान लिए कि मेरा, क्योंकि बैंक उसको डिपॉजिट कर देगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद बैंक ने एक उसको जब डिपॉजिट करने की कोशिश करी, चेक को डिपॉजिट करने की कोशिश करी, तो वो चेक बाउंस हो गया, मतलब कि वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपने तो अपने 20 रुपीज़ इंक्रीज कर लिए अपने कैश बुक में। इंफॉर्मेशन आपको बहुत लेट मिली और आज की डेट पे आपने चेक किया तो आपका कैश बुक बता रहा है 120 और आपका बैंक बता रहा है 100। डिफरेंस आ गया? नहीं आ गया? ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने में कुछ ही नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं। लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चों कि आपको ये जो सेशंस है बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। यकीन मानिए मैं पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको मेंशन करूंगा। रात को यहाँ पे मैं खड़े होके, जो अभी टाइम बज रहा है 11:30 पे, ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। रात को क्यों आया? क्योंकि डिमांड थी, मुझे पता था बच्चों को ये पॉइंट आने वाला है। तो आपके लिए अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो बेटा जगो। एग्जाम टाइम में आपको क्या बनना है? उल्लू। रात भर जगो, मेहनत करो, दिखा दो तुम किसी से कम नहीं हो। टॉपर जो है वो है, आप भी टॉपर बन जाओ। बनोगे ना? लगे रहो। उल्लू मतलब उस सेंस में मत ले लेना, जगने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ भैया तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने दिल पे कोई बात मत ले लेना, ये बात याद रखना। मैं बीच बीच में, मेरी पढ़ाने की स्टाइल है, मैं थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाए। पी लो चाय भाई, पी लो। आपके पास जो चाय रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, जो भी आपने लगाई है, पी जरूर लेना भैया, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझना और मेरा नाम जरूर रख लेना कि वहाँ पे जाके एग्जाम में यही क्वेश्चन गलती कर जाओ, वो मत करना बस। ठीक है भैया? मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों जो भी हैं यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी लाज रखना मेरे प्रभु, मेरी लाज रखना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन ए कैश बुक। अच्छा सर, बैंक चार्जेस जो था वो दो बार आपने बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड कर दिया। जरा देखो ध्यान से, ये एक पर्टिकुलर डेट मान लेते हैं, वापस पर्टिकुलर डेट है, ये वही आपकी कैश बुक और ये आपका पासबुक। कैश बुक में आपका जो बैलेंस है वो बताया जा रहा है 100 रुपीज और आपने बैंक के चार्जेस, आपको एक इंफॉर्मेशन हुई, मान लें कि बैंक ने आपको 30 रुपए के चार्जेस लगाया, कोई ना कोई चार्जेस लगाया, और आपने, आपके अकाउंटेंट ने गलती से ये तो काटा ही काटा और 30 रुपए और काट दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो आपका कैश बुक है उसमें 60 रुपीज कम हो गया। एक्चुअल में देखा जाएगा तो आपके पास 40 रुपए की बात आ रही है, लेकिन बैंक तो ऐसा नहीं करेगा ना। बैंक तो आपका 100 रुपीज था, जो भी उसका 30 रुपए बनता है वो उसने काटा पीटी करा, आपका बैलेंस कितना है? 70। देखो ना, डिफरेंस आ गया भाई। आपने ठीक है बैंक बैलेंस को कम कर दिया, आपने जो कैश का जो बैंक बैलेंस है उसको आपने 30 रुपए से और कम कर दिया। 30 से तो होना ही था, लेकिन 30 से और कम कर दिया, तो आपने तो दो बार कर दिया ना भाई। एक बार आप 30 से और कम हुए और एक बार और कम हुए, ये 30 से कम हुए फिर 30 से कम हुए, तो आपने तो इसका मतलब डबल कर दिया। जबकि बैंक बोलता है भैया ये एक बार ही होना चाहिए था हमारे नजर के, तो बैंक ने तो अपने हिसाब से सही किया, आपने गड़बड़ कर दी, डिफरेंस आ गया। राइट है? आगे बढ़ते। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ये एरर हो गई भैया। ओवर कास्ट भी हो सकता है, अंडर कास्ट भी हो सकता है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट हो गई, कम हो गई, ये कास्टिंग की प्रॉब्लम है। मतलब क्या कि आपका जो पेमेंट था, जो आपका कैश बुक था, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई भी जो एक्सपेंसेस थे, बाय रेंट था, सैलरी था, जो भी था, और एक बार के लिए मैं इसका बैलेंस मान लेता हूं 100 रुपये, और एक्सपेंसेस जो था वो आपने यहां पे लिखा 30 रुपये का, 30 रुपीज़। तो आपका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है, 100 में से 30 निकल जाओगे, 70 रुपये का आपका बैलेंस आ रहा है। लेकिन वो बोल रहा है अंडर कास्ट, आपने कम लगाया, मतलब एक्सपेंसेस ओरिजिनल में मान लो 40 रुपये का था,
समझना बात, एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस था वो 40 रुपए का था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने इस बैलेंस को 10 रुपए से इंक्रीज कर रखा है। गलती तो है ही, क्योंकि यहां पे आपको कितना दिखाना था, 40 रुपए दिखाना था, और 40 रुपए अगर आप यहां पे दिखाते तो इसका आंसर यहां पे कितना होता, 60 रुपए। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो यहां दिख रहा है, मतलब कि आपने अंडरकास्ट कर रखा है अपने पेमेंट साइड को। दिखना कितना था 40, दिखा कितना रखा है 30, रेक्टिफाई कर दो, 10 और दिखा दो। तो यहां पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस थे उनके बारे में यहां पे डिफरेंस जो था उसका मैंने डिस्कशन आपसे किया। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर है तो दोबारा पीछे जाओ, देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन यह तय है कि अगर आप बिल्कुल अपने आंखें खोल के बैठोगे ना रात को पढ़ने भी, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए मेरे बेटो। राइट है, आगे बढ़ते हैं। सर ये डिफरेंस के बारे में आपने पूरा बता दिया, हमको दिमाग में बैठ भी गया। मुद्दा हमारा आज फिर वो ये है कि अब हम जो BRS है ये तो हम समझ गए, ये रीजंस हो सकते हैं। तो सर ये BRS स्टेटमेंट हम बनाएंगे कैसे? मुद्दा तो वापस वही खड़ा हो गया, वो पहले भी नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आ रहा था, लेकिन आज के बाद BRS बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो बैलेंस अप्रोच बताई थी और एक प्लस माइनस की अप्रोच बताई थी। ठीक है, अब हम कौन सी फॉलो करें? आपकी इच्छा है जो फॉलो कर सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा, सेम आएगा, लेकिन फिर भी सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लस माइनस को रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब प्लस माइनस मतलब वाला जो आपको याद करो, हमने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे प्लस रखो, यहाँ पे माइनस रखो, पॉइंट रखना, और यहाँ पे आपका BRS स्टेटमेंट जो भी एज ऑन पर्टिकुलर डेट होगी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, डेट को। मतलब ये जो पर्टिकुलर डेट है, जो भी मैंने अभी बात करी है, ये डेट कुछ भी हो सकती है, उस डेट को पकड़ के आपको रखना पड़ेगा। ऑलवेज अनफेवरेबल बैलेंस इज गिवन। अगर कोई भी अनफेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल कौन सा है हम आपको बता चुके, अनफेवरेबल कौन सा है ये भी हम बता चुके। तो आप एक पॉइंट याद रखना, इस मेथड के अंदर जब भी अनफेवरेबल बैलेंस, अच्छा क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें एक बैलेंस तो गिवन होगा, चाहे वो फेवरेबल नेचर के हो, कैश के पास के, पासबुक के, कैश बुक और पासबुक के, इसी तरीके से अनफेवरेबल भी कैश बुक के और पासबुक के आपको बैलेंस गिवन होगा। एक बैलेंस तो आपको गिवन होगा, जैसे हमने बोला था बिना बैलेंस के आप नहीं चल सकते। बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते। अब यहां पे हमेशा जब भी अगर अनफेवरेबल बैलेंस मिल जाए, मतलब अनफेवरेबल, वापस बार बार बोल रहा हूं, अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? याद करो, कैश जो बुक है उसका जो अनफेवरेबल होगा वो CR होगा, तो पासबुक का DR बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। इसके बारे में हम आपको बता चुके, मतलब कि वो डिस्टर्ब रहेगा बैलेंस। तो अगर अनफेवरेबल है तो नेगेटिव है, सोचना क्या है, क्योंकि अनफेवरेबल है भाई, फेवरेबल तो वैसे पॉजिटिव होता है। अनफेवरेबल होगा और बैलेंस गिवन होगा तो हमेशा माइनस कॉलम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग में आपको एग्जामिनर ने अनफेवरेबल, चाहे वो कैश के दे रखे हो, चाहे वो पासबुक के दे रखे हो, याद रखना उसको इस स्टेटमेंट के अंदर हमेशा आपको किस में मेंशन करना है भैया बच्चों? उसको हमेशा आपको याद रखना, उसको हमेशा जो बैलेंस है उसको हमेशा माइनस में आपको रखना है। मतलब कि दोबारा हम स्टेटमेंट बना देते हैं, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो जो भी अनफेवरेबल चाहे वो पासबुक का हो चाहे वो कैश बुक का हो, उसको हमेशा और हमेशा माइनस में रखना है। हमेशा याद रखो बस इस चीज को। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब यहां पे स्टार्ट विथ, हमेशा बैलेंस तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, तो मतलब या तो कैश बुक या पासबुक का जो भी बैलेंस है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लें अनफेवरेबल बैलेंस 100 रुपए है, तो यहां पे आप 100 रुपए बैलेंस रख दोगे, हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन गिवन होगा। अब जो नेक्स्ट सेशन है वो एक ट्रिक है, या आप इसको बिल्कुल समझ के बैठिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज समझ में आएगी। राइट है, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ये कोर पॉइंट है भाई। ये यहां पे कुछ लिखा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब ये यहां पे क्या लिखा है वो नहीं लिखा, उसके बारे में मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यही कोर पॉइंट है इस लेक्चर का, और बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। इसको हम इरेजर कर देते हैं यहां से पहले। ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट हमने यहां पे प्रदर्शित किए हैं आपके सामने, एक तो ये कुछ ना कुछ मेंशन किया है, और जो नीचे हमने बोला है जो कैश बुक है वो पूरा का पूरा कौन एंट्री करता है?
आप एंट्री करते हो, मतलब अकाउंटेंट साहब करते हैं। हमारे एग्जांपल में जो बिजनेस है वो कैश बुक मेंटेन करते हैं। उस कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है वो अल्टीमेटली जो भी एंट्री करी है वो आपकी साइड से हुई है। ये नहीं हुआ कि बैंक मैनेजर आपके बिजनेस में गया जाके एंट्री करा, बैंक वाला काम करेगा। तो मतलब जो कैश बुक में किया है वो आपने किया है, जो पासबुक में हो रहा है वो बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में आप सेट करके रखना, पकड़ के रखना, मतलब कैश बुक में जो भी किया है वो आपने किया है, राइट है। और एक और चीज आप यहाँ पे रख लेना जो मैं यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूं। अगर मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कैश बुक के कैश वाले कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बैंक वाले कॉलम की। किसकी बात कर रहा हूं? कैश की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बैंक वाले कॉलम की। भूल जाना इसको अभी के लिए तो। और अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं तो आपको बहुत अच्छा नियम पता होगा, ये डीआर है और ये सीआर है। जब भी कोई पैसा आता है, याद रखना, पैसा आता है वो बैंक में इधर जाएगा ना कैश बुक के अंदर, तो पासबुक में किधर जाएगा आपको पता है, क्रेडिट की तरफ। इसी तरीके से अगर यहां पे आपको पता है पैसा जाता है, पैसा जाता है, जा रहा है, माइनस हो रहा है, याद रखिएगा, ये पकड़ के रखिएगा, यहां से बैंक से भी वो जाएगा, क्योंकि ये मेरी अप्रोच में काम आएगा और कोर पॉइंट है इस लेक्चर का। इसको अगर आपने समझ लिया, यकीन मानो चाहे 200 क्वेश्चन निकालो, 300 क्वेश्चन निकालो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है उस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक प्रैक्टिस हम करके देखते हैं, फिर आप उस पर क्वेश्चंस निकालिएगा। आपकी जो भी बुक है, जो भी आपके रिकमेंडेशंस है, तो आपने ये जो देख पा रहे हैं ये आपका एक बीआरएस का एक फॉर्मेट हमने रफली बना दिया है, मतलब रफली तो नहीं कह सकते, ऐसा ही आपको बनाना रहेगा। तो उसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका वही पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे हमने प्लस माइनस अप्रोच को फॉलो करना है। ये ऊपर नीचे हो रहा है, टाइपिंग के प्रॉब्लम है, लेकिन आप मान लीजिए बराबर बराबर मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ना है, बैलेंस एज पर या तो आपको कैश बुक गिवन होगा या फिर आपको पासबुक गिवन होगा। अब या तो डीआर बैलेंस हो सकता है या फिर सीआर बैलेंस हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर यहां पे फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर यहां पे कैश बुक का है तो याद रखिएगा यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, और अगर यहां पे पासबुक है तो यहां पे आपका कैश बुक आएगा। इसको जरूर पकड़ के रखिएगा कि पासबुक से हमको कैश बुक पे जाना है और कैश बुक से हमें, अगर यहाँ पे कैश बुक है तो हमें यहाँ पे पासबुक पे जाना है। बच्चों ये बिल्कुल पकड़ के रखना बात, एक चीज। अब यहाँ पे जो भी आपको एक ही बैलेंस गिवन होगा, ऐसा नहीं हो सकता दो बैलेंस होगा, या तो आपका फेवरेबल बैलेंस कैश बुक होगा, फेवरेबल बैलेंस पासबुक होगा, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक होगा, अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलता है तो आप समझ लेना ये आपका क्या है, अनफेवरेबल वाले की बात है। और अनफेवरेबल को हमने बोला हमेशा जो भी आपको बैलेंस दे रखा है अनफेवरेबल वाला बैलेंस आपको कहां पे रखना है, माइनस के अंदर। अब जो कोर पॉइंट है उसको समझते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मैंने तेरे को डेबिट बैलेंस कैश बुक दे दिया, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट बैलेंस दे दिया मतलब कि सर फेवरेबल बैलेंस दे दिया कैश बुक का। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए यहां पे क्या आएगा आपका पासबुक। और पासबुक को पकड़ के रखना, कौन मेंटेन करता है, बैंक मैनेजर। याद रखने के लिए याद रख लेना, सिर्फ बैंक मैनेजर, मतलब कि बैंक मेंटेन करता है। कैश बुक को कौन मेंटेन करता है, अकाउंटेंट। कौन सा अकाउंटेंट, हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे कैश बुक पे कंट्रोल कौन करता है, बिजनेस का अकाउंटेंट, वही एंट्री करता है। और नीचे किसकी पावर है, पासबुक मतलब बैंक की, ठीक है। अब हमारे जो हमने एग्जाम्पल सेट किया है उसमें डीआर बैलेंस है एज पर कैश बुक, और यहां पे है क्योंकि ये डीआर बैलेंस होगा तो मैंने आपको बताया ये सीआर बैलेंस हो जाएगा किसका, पासबुक का। ऑब्वियसली बात है, ये डीआर है तो उसका सीआर, इसका कांसेप्ट हम बता चुके। जो डीआर करोगे पासबुक में वो सीआर होगा फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल है। और फेवरेबल जो भी बैलेंस होगा वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा, इससे। अब मेरी ट्रिक और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप समझना। हम 1 by 1 ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे और देखेंगे हुआ क्या।
बस आपको ये याद रखना है, कैश बुक की जब भी बात हो रही है या यहाँ पे पासबुक हो रही है तो कैश बुक हमारे कंट्रोल में है, पासबुक बैंक के कंट्रोल में है। अगर यहाँ पे पासबुक आ गया तो यहाँ पे इसका मतलब है ये बैंक के कंट्रोल में है और हमको कैश बुक पे पहुंचना है, राइट है। इन दोनों को याद रखना। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी इफेक्ट मैं ऊपर की तरफ दे रहा हूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूं कोई चीज, तो यहाँ पे वो, अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस कर रहा हूं कि वो चीज कैश बुक में प्लस हुई है तो यहाँ पे वो चीज क्या हुई होगी, माइनस हुई होगी। और ऐसा हुआ है तो हमेशा एक अप्रोच रखना है कि जो भी चीज होगी, जो भी ट्रांजैक्शन को हम फिट करेंगे, उसको हमेशा आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है साइन में। मतलब कि अगर मैंने कोई चीज प्लस रखी है कैश बुक के अंदर तो यहाँ पे वो माइनस है, तो प्लस से माइनस में अगर हम आते हैं तो हम यूज करते हैं माइनस एक्टिविटी। अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी वो प्लस है तो प्लस से और प्लस में जाते हैं। कोई भी चीज प्लस से प्लस में जाती है तो बढ़ती है भैया। अगर कोई चीज यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे वो चीज प्लस हो रही है तो इसका मतलब है माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब कि प्लस हो रहा है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप नेगेटिव 200 रुपए हैं और आप पॉजिटिव 1200 रुपए में आ रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे आप ऐसे इस तरीके से बढ़ रहे हो, तो आप माइनस से प्लस में जा रहे हो। तो एक नियम आपको ये रखना है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। अब यहाँ पे अगर पासबुक भी रखो तो भी ऊपर से नीचे की ओर, और कैश बुक रखो तो भी ऊपर से नीचे की ओर। और साइन का याद रखना है, यहाँ पे आपने प्लस किया है तो नीचे माइनस होगा, तो प्लस से माइनस पे अगर आप जा रहे हो, अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस होगा, क्योंकि एक चीज आपने यहाँ पे पॉजिटिव करी है तो नीचे नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, उसको अपन समझते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसके लिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले आपके लिए रफ कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझाने की बात करी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक आपने क्या देखा है सेपरेट थिंग, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है जो आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इन दोनों पे आपको पैनी नजर रखनी है, पैनी नजर रखनी है, मतलब पैनी नजर रखनी है। सर डीआर बैलेंस, अच्छा किसका, कैश बुक का, फेवरेबल है, ठीक है सर। आपने बोला डीआर बैलेंस, हम यहां पे लिख देंगे डीआर बैलेंस एज पर किसका, कैश बुक का। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो सर जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, पासबुक, ठीक है। और यहाँ पे अगर पासबुक ये डीआर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सीआर, ये पकड़ के रखना, मतलब जो भी बैलेंस है। अब बैलेंस कितना दे रखा है साहब, 15,000 रुपए का बैलेंस दे रखा है, 15,000 रुपीज सर हम पॉजिटिव में रख देंगे। अब जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी स्टार्ट यहां से होती है कि कहानी में डिफरेंस ये आ रहा है कि सर जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम प्लस में डालेंगे या माइनस में डालेंगे। तो मेरा एक रूल्स पकड़ के रखना आप, ये जो कैश बुक है इसका कंट्रोल किसके पास है, इसका कंट्रोल जो है वो किसके पास है, आपके पास, अकाउंटेंट्स आपके पास। और पासबुक का कंट्रोल किसके पास है, बैंक के पास। तो मतलब अगर बैंक कुछ भी करेगा वो नीचे देखेंगे, ऊपर अकाउंटेंट ने कुछ भी किया है तो ऊपर देखेंगे, राइट है। और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाना है। और सिंबल को मैंने बताया था प्लस 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 माइनस, तो माइनस करेंगे, और ऊपर माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस रखेंगे। ये नियम पकड़ के रखना। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं, देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 2,000 रुपीज। चेक क्लियर्ड, आपने क्रेडिट करने के लिए दिए तो आपके अकाउंटेंट ने, याद रखना इसके साइड में बोल रहा हूं, आपके अकाउंटेंट ने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, यस या नो, क्योंकि आपने क्रेडिट कराया। सो में आपने 200 रुपए ऐड करने की बात करी तो 2,000 रुपए जो है वो आपने प्लस कर दिए होंगे। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया, जब भी तो इशू हुआ, तो मतलब कि बैंक ने ऐसा नहीं किया, तो बैंक माइनस है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। ये आपने चिन्ह लगा लिए, साइन लगा लिए। अब मेरी अप्रोच को ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। पहले ये देख लेना मैंने यहाँ पे क्यों प्लस किया, क्योंकि ये मेरी पावर है, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कराया तो मुझे पता है मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया तो वो माइनस है भैया, वो कम है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जब भी माइनस से प्लस, अगर ये प्लस है और प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, माइनस। इट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमें माइनस करना रहेगा। इतना ही जी। दूसरा देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको आसानी रहे समझने के लिए। चेक इशूड, याद रखिएगा, चेक इशूड हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक किसी को काटा है और उसने प्रेजेंट नहीं किया, याद रखना, चेक काटा है तो पावर किसकी, आपकी, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने क्या बोला कि भैया मेरे कैश बुक से मैंने इसको माइनस कर दिया होगा,
लेकिन नीचे बैंक ने तो उसको प्लस ही कर रखा होगा, क्योंकि बैंक में तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ। हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाना है, माइनस से कोई चीज प्लस में आ रही है तो इसका मतलब वो प्लस हो रही है, इसका मतलब ये 2500 जो है वो यहां पे प्लस हो जाएगा। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार समझना है कि अकाउंटेंट ने क्या किया या बैंक ने क्या किया, और उस सिंबल्स को देखते हुए आप चेंज करोगे ना, बड़ा मजा आने वाला है। इसी तरीके से बैंक ने आपको 300 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया भैया, 300 रुपीज का आपको इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने। समझना, बैंक ने जब आपको इंटरेस्ट दिया, हमने आपको समझाया था, बैंक ने उसको प्लस कर दिया। तो अब जो आप सिंबल्स यहां पे देंगे पॉजिटिव, क्योंकि बैंक ने तो उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब यहां पे बैंक ने तो उसको प्लस कर दिया, लेकिन आपका अकाउंटेंट भाई साहब को तो पता ही नहीं है, तो उसने तो माइनस ही कर रखा है। याद रखना, बैंक नीचे है, क्योंकि बैंक की पावर अभी नीचे है, तो बैंक ने उस चीज को क्या कर दिया, प्लस, लेकिन आपने तो नहीं किया। तो अब ऊपर से ही नीचे जाएंगे, हमेशा याद रखना, मेरी बात पकड़ के रखना, ऊपर से ही नीचे जाएंगे, मतलब माइनस से अगर प्लस में जाएंगे, कोई चीज माइनस में हो प्लस में आ रही है तो वो प्लस ही तो होगी, तो इसका मतलब ये चीज जो है वो प्लस हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। इस अप्रोच को आप यूज करो, 100 क्वेश्चन करो, 200 क्वेश्चन करो, बिल्कुल करेक्ट होगी। फिर दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां पे आप डीआर बैलेंस रखो, कैश बुक रखो, ठीक है, रख दिया। सर 15,000 रुपए पॉजिटिव में रख दो, पॉजिटिव में रख दिया। सर ये कैश बुक है, ये पावर अकाउंटेंट की है, तो यहां पे पावर बैंक की रहेगी। ये डीआर है तो ये सीआर रहेगा। सर अब हमने रफली देखा, डेबिट बैलेंस को हमने उठा के यहां पे रख दिया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, छोड़ो, चेक डिपॉजिट, हमने डिपॉजिट के लिए डाला तो हमने तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने माइनस कर रखा है, तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब माइनस कर दिया तो सिंपल सी बात है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब ये ट्रांजैक्शन लिख दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये लैंग्वेज जो है वो आप लिख देंगे उठा के, और उसके अंदर चेक डिपॉजिट बट नॉट, इसको हमको क्या करना, माइनस, तो माइनस वाले में यहां पे आप कर देंगे 2000 रुपीज। इन दिस सेम वे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, तो यहां पे हमने इस एक्टिविटी को क्या किया, रफली वर्किंग में कर लिया, प्लस माइनस करके प्लस लिख लिया। अब यही चीज हम यहां पे लिख देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, उसको हमने निकाल लिया। यहां पे ये क्या होगा, एक्टिविटी प्लस होगी, तो यहां पे हमने लिख दिया 2500 प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, इसको प्लस करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, कितना, 300 रुपए, हमने बोला प्लस, तो यहां पे हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। अब बताओ, इस क्वेश्चन में केवल प्लस माइनस निकालने हैं ना, तो हमने निकाल लिए सर, और हमने अगर निकाल लिए तो अब हम बैलेंस भी निकाल लेंगे। तो कैसे बैलेंस निकालेंगे, टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको अच्छी से दिखे, विजिबल रहे। तो यहाँ पे आपके पास 2000 रुपये दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास रह रहे हैं 15, 16, 17 और 3 ये हो गया। तो यहाँ पे आपका बैलेंस है 17,000 और 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 17,800 यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, और यहाँ पे तो 2000 ही रह रहा है, तो 17,800 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2000 काट देते हैं, 17 गया, 16 गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 15,800। तो बच्चों यहाँ पे जो पासबुक का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो आ जाएगा 15,800। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसको कितनी अच्छी तरीके से हमने निकाल लिया। पहले अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा के पूरे क्वेश्चंस को समझने की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 46,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, अनफेवरेबल, यस। और पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि पासबुक के अकॉर्डिंग है और अनफेवरेबल है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पासबुक का, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कौन सा होगा। तो अनफेवरेबल में हमने आपको बताया था, अनफेवरेबल में आपको हमने बताया था कि जो पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। तो यहां पे आप लिख देंगे डेबिट, और यहां पे अगर ये पासबुक है तो यहां पे ये क्या हो जाएगी, कैश बुक हो जाएगी, और यहां पे ये डीआर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीआर। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से समझते हैं, वापस आप इसको समझने की कोशिश करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 19,700। चेक इशूड, चेक इशूड, याद रखिएगा, चेक काटा गया है। जब आपने किसी को चेक काटा, अकाउंटेंट्स आपको पता है मैंने चेक काटा है, तो मेरा जो बैलेंस है, जो मेरी कैश बुक में बैंक बैलेंस है, वो कम होगा। तो इसका मतलब यहां पे पावर कहां पे है, ये नीचे, तो यहां पे तो उसने माइनस कर रखा है, लेकिन बैंक वालों ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट नॉट फॉर पेमेंट,
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, तो बैंक में तो ये प्लस है, ये बाहर है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बाहर है, अंदर नहीं डालना है स्टेटमेंट के, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपने तो उसको माइनस कर दिया, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया होगा, तो बैंक में ऊपर प्लस होगा, जाना ऊपर से नीचे की ओर ही है, तो यहां से प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, तो प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस की ओर आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो बैलेंस है, जैसे 46,000 रुपीज का जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, पहले तो वो मेंशन कर देते हैं जो हम मिस कर गए, तो 46,000 का जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो हम पहले यहां लिख देंगे, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, उसको आप पूरा डिटेलिंग कर लेंगे, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन को चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हमारे हिसाब से इसको हम कहां पे मेंशन कर देंगे सर, 19,700 रुपए का यहां पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट कराया, अकाउंटेंट्स आपको पता है मैंने चेक डाल दिया भैया क्रेडिट हो जाएगा, तो उन्होंने तो अपने बैंक बैलेंस को यहां पे क्या कर दिया कि प्लस हो गया, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया होगा, बैंक ने तो, क्योंकि बैंक ऊपर है तो बैंक ने माइनस कर रखा होगा, तो माइनस से प्लस की ओर जाने के लिए इस एक्टिविटी को हम कहां पे मेंशन करेंगे बच्चों, प्लस के अंदर। मैंने बोला ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस से हम प्लस की ओर जाते हैं तो बढ़ते ही हैं, तो प्लस हो जाएगा कितने रुपए के साथ, आपके 24,000 के साथ। मतलब कि ये जो भी ट्रांजैक्शन है, सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन, उसका जो अमाउंट है 24,000 रुपीज, वो यहां पे हम मेंशन कर देंगे। चेक एंटर्ड इन ए कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, मतलब क्या सर, चेक एंटर्ड इन कैश बुक मतलब चेक को, लेकिन नॉट बैंक्ड, ये क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब है कि आपने चेक को एंटर कर दिया कि भैया मैंने डिपॉजिट वही क्रेडिटेड के लिए डाल दिया, लेकिन उन्होंने बैंक्ड नहीं किया, मतलब उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, तो इस कंडीशन के अंदर वापस आपने तो चेक को एंटर कर दिया कैश में, बैंक ने ऐसा नहीं किया, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, तो वापस आपको एक समझ में आया सर, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6,000, हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। टू द बैंक बाय कस्टमर, ये हमने बात कर चुके, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, मतलब कि बैंक, ये पावर बैंक की है, तो इसमें बैंक ने तो यहाँ पे प्लस कर दिया, लेकिन आपके अकाउंटेंट्स आपको पता ही नहीं है, उसने तो नीचे माइनस कर रखा है, मतलब कैश बुक में माइनस कर रखा है, तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे को इजीली पता लग गया कि 10,000 का अमाउंट जो है वो हम नेगेटिव में डाल देंगे बच्चों। तो आपको ये स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें ये प्लस हुआ था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो इसमें फॉर्मेट बदल जाएगा, कुछ लेना देना नहीं है, केवल इतना सा रखो आपने किया क्या, उसको हमने इस तरीके से बना दिया, बस बात खत्म। इतना सा आपको याद रखना है, आपके कैश बुक में क्या हुआ, आपकी पासबुक में क्या हुआ और आपने क्या नहीं हुआ, और चलना ऊपर से नीचे की ओर। आप इस वाले को पकड़ लेंगे ना, ट्रिक को आप प्रैक्टिस करोगे, देखो आप आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे आपके, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, पूरा एंड तक यही अप्रोच है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी पहले बात कर लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन है, तो बैलेंस अनफेवरेबल तो नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है ये क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस है तो सबसे पहले तो हमें देखना है पासबुक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ये पासबुक की बात कर रहा है। अगर यहां पे पासबुक की बात कर रहा है तो यहां पे ये कैश बुक की बात करेगा, बिल्कुल करेगा साहब। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो ये यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। ये आपको पता है कि पासबुक का कुछ नहीं कह रहा, तो ऑब्वियसली बात है पासबुक का ये फेवरेबल बैलेंस होगा, और फेवरेबल बैलेंस है तो हम ये 40,000 रुपये का जो अमाउंट आपको बैलेंस में दिख रहा है उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब आप देखिएगा ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि आपको डेट टाइमिंग दे दी गई है, मतलब कि अगर कोई भी पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ये जो डेट है जिस पे आपने स्टेटमेंट बनाया है वो है 31 जुलाई। इस 31 जुलाई के ऊपर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 3 चेक 6,000 रुपए के, 3,937 रुपए के, 3,937 रुपीज के, 1,525 के इशूड इन ए लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 were presented for payment to the bank is August 2024, मतलब अगस्त में आए। आपने इससे पहले यहाँ पे आपके अकाउंटेंट साहब ने इतने चेक काटे थे, वो आपने काट दिए, मतलब कि अल्टीमेटली आपके अकाउंटेंट साहब ने ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये तीनों अमाउंटों को मिलाकर यहाँ पे आपके कैश बुक के अंदर आउटर कॉलम में माइनस कर दिए थे, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने चेक काटे हैं बट वो अगस्त तक, मतलब यहां तक, और आपने चेक कर लिया यहां तक,
तो इसका मतलब इस डेट के ऊपर ये डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब यह है कि बैंक ने उसको प्लस कर रखा था। तो प्लस से माइनस की ओर अगर हम जाते हैं तो हम करेंगे एक्टिविटी में प्लस से माइनस की, मतलब इस ट्रांजैक्शन में जितने भी चेक हैं जो भी आपके नहीं प्रेजेंट हुए उन तीनों का हम अमाउंट ऐड कर लेंगे और हम उस एक्टिविटी को प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे माइनस। तो ये जो भी अमाउंट है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन में ये तीनों चेक 6,000 रुपये के चेक, क्योंकि तीनों की बात हो रही है, ये कैश नहीं हुए हैं, मतलब इनका पेमेंट नहीं हुआ है, ये हो जाएगा, और एक 1525, इन तीनों का जो टोटल अमाउंट है वो यहां आप माइनस के अंदर प्रेजेंट कर देंगे ऐड करके। बात समझ में आ गया? 6,000, 1525 जो भी अमाउंट होगा वो यहां पे मेंशन कर देंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 2 checks of 500 and 650 sent to the bank for the collection वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक 31 जुलाई, मतलब यहां तक वो हुआ ही नहीं। आपके अकाउंटेंट साहब ने आपके टोटल 1150 रुपीज़ का जो चेक है वो उन्होंने बोला कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक ने तो ऐसा नहीं किया क्योंकि ऊपर पासबुक है, मतलब बैंक ने माइनस कर रखा है। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, माइनस से प्लस की करेंगे, तो ये जो ट्रांजेक्शन है मतलब 500 और 650 का, मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन है 650 का और 650 का और 500 का जो ट्रांजेक्शन है, मतलब ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है वो 1150 का आ रहा है। उस इफेक्ट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब कि आपके 11,550 का, मतलब 1150 रुपये का 1150 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है। ट्रांजेक्शन देते हैं, द बैंक चार्जेस 460 फॉर इट्स कमीशन, बैंक ने चार्ज लिया है, देखो बैंक की पावर ऊपर है, मतलब बैंक ने आपके माइनस किया, याद रखना ये माइनस है, रफली देखेंगे ये नीचे प्लस कर रखा होगा आपने, तो माइनस से प्लस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो 460 का अमाउंट है जो बैंक चार्जेस है उसको हम 460 के अमाउंट को 460 को प्लस में रख देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? एंड allowed interest 1000 which were not mentioned in the bank column of cash book, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना। 450 एंड अलाउड इंटरेस्ट, उसने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, विच वर नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक किसके कंट्रोल में रहती है? कैश बुक आपके कंट्रोल में रहती है, आपने एंट्री नहीं करी है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट कमीशन के, बैंक ने चार्जेस ले लिए 460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100, और आपको कितना इंटरेस्ट दिया है? 100 रुपये, आपने नहीं एंट्री करी। इसका मतलब आप, बैंक ने तो आपका ये जो कमीशन का तो ट्रीटमेंट हो गया, ये जो 100 रुपये है बैंक ने अपने यहाँ पे अकाउंट में प्लस किए, लेकिन आपने तो नहीं कर रखे, आपने माइनस कर रखे। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इसका मतलब ये 100 रुपीज़ जो है वो आपके माइनस में चला जाएगा। बात समझ में आई? देखो कितना इजी हो रहा है। 50 रुपये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मेन मुद्दा क्या है, आपको एक कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई बैंक ने वो चीज़ प्लस कर दी है तो नीचे माइनस है, प्लस से माइनस पे जाना है। इसको बार बार आप एक बार और देखें तो आप फिर प्रैक्टिस करें। और करना कैसे प्रैक्टिस है, आपकी बुक ले, उसके एग्जाम्पल में जाइए, एक पेंसिल लीजिए, आइटम बिल्कुल समझिए ट्रांजेक्शंस को, जो सर ने अप्रोच, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उसको फॉलो करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देखो, और एक बार चेक करो आंसर कैलकुलेटर के, कैसे भी आप कर सकते हैं प्लस माइनस करके, तो आपका बैलेंस यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 पैटर्न देख लिए, और लास्ट पैटर्न और देख लेते हैं जिससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, और इसमें क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज नहीं बताया गया। ये बोल रहा है 1 जनवरी 2024 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 20,000 एट शो बाय हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट 20,000 एंड शो बाय हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। भैया ये बोल रहा है कि मेरी कैश बुक के अंदर बैंक का जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल। तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, बैलेंस एज पर क्या दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बैलेंस दे रखा है, क्योंकि ये पासबुक का बैलेंस नहीं है, ये कैश बुक का बैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक जाएगी, और कैश बुक अगर यहाँ जाएगी तो नीचे जाएगी पावर पासबुक की, और पासबुक का कंट्रोल होता है बैंक के पास। अब यहाँ पे एक बात और समझना है, यहाँ पे कैश बुक का अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल ये CR होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, DR होगा। बच्चों क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है या जो हमारा बैलेंस आपको दिख रहा है 20,000 रुपीज, वो सर माइनस से चालू होगा, बिल्कुल चालू होगा माइनस से। अब आगे वापस अप्रोच को देखते हैं। चेक अमाउंट ₹10,000 हैड बीन डिपॉजिट बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक
बाय 1 जनवरी, इसको लाइन को पकड़ के रखिएगा। आपके अकाउंटेंट साहब ने आपके कैश बुक, ऊपर पावर कैश बुक की है तो यहाँ पे आपने प्लस कर रखा है, लेकिन बैंक ने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा होगा, क्योंकि बैंक ने डिपॉजिट ही नहीं किया। तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। सर समझ में आ गया, ये 10,000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन है प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, तो हम 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हमारे माइनस वाले ब्लॉक में डालेंगे, मतलब यहाँ पे हम रख देंगे 10,000 रुपये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़ा है। ही इशूड अ चेक ऑफ 7,000 रुपीज़ विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट अप टू द डेट। आपके अकाउंटेंट साहब ने किसी को चेक काट दिया, उसने देख लिया कि मेरा जो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसको मैंने माइनस कर दिया, लेकिन नीचे तो बैंक में प्लस है, माइनस से प्लस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसका मतलब 7,000 रुपये हम प्लस में ट्रांजेक्शन को मेंशन कर देंगे। भैया बात समझ में आ गई क्या? 7,000 रुपये हम प्लस में डाल देंगे। देयर वॉज ए ऑल्सो ए डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ 600 फॉर इंटरेस्ट। याद करो कि आपका डेबिट का मतलब पासबुक का डेबिट हो रहा है भैया, कैश बुक का डेबिट नहीं हो रहा, ये हो रहा है पासबुक का डेबिट। तो आप खुद सोचो, बैंक में पासबुक का डेबिट कब होगा, जब आपकी कैश बुक के अंदर क्रेडिट हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैश बुक के अंदर क्रेडिट होने का मतलब क्या, कि आपको कोई पेमेंट मिला है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहां पे आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस बोल रहा है, तो रिवर्स होता है ना, बात समझ में आना। कैश बुक का क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा आ रहा है। इसी तरीके से पासबुक का जो डेबिट होता है, इसका मतलब होता है पैसा जा रहा है। तो बैंक ने आपके 600 रुपये इंटरेस्ट के काट दिए। ठीक है सर, काट दिए ना, तो नीचे पावर बैंक की है, बैंक कर सकता है, यहाँ पे माइनस कर रखा है, हमने ऊपर प्लस कर रखा है। प्लस से माइनस की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाना है, माइनस। तो इसका मतलब है कि ये जो 600 रुपये है, आप ये कह रहे हो सर कि 600 रुपये इस ट्रांजेक्शन के जो हैं वो हम माइनस में डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यही लैंग्वेज आपको इशू करनी है। यहाँ पे लिखना है कि भैया चेक डेबिटेड हो गया इंटरेस्ट का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड 500 रुपये भी बैंक चार्जेस है, मतलब बैंक ने यहाँ से काटा लेकिन आपको तो पता ही नहीं। तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस का अमाउंट कितना आ रहा है, 500 रुपये। तो ये आपके 500 यहाँ पे भी आप माइनस कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40,000 यहाँ गया, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में। फिर हमारा 10,000 यहाँ गया, 7,000 यहाँ गया, 6,000 यहाँ गया, 500 यहाँ पे गया है। इस तरीके से इतनी सिंपल सी अप्रोच से आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया क्या कि ये बैलेंस पकड़ना जरूरी है, यहाँ पे कैश बुक रखेगा या पासबुक भी हो सकता है, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो गलती या जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको करा किसने, वो अगर आपको पकड़ में आ गया तो आप आंसर बिल्कुल करेक्ट दे सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको चारों मेथड्स यहाँ पे बताए हैं, और ये मैं पूरी मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो और आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये मैंने सीरीज़ बनाई है। तो ये BRS का पहला पार्ट है जिसके अंदर मैंने सिर्फ थ्योरिकल फ्रेमवर्क और क्वेश्चंस को किस तरीके से मेरी अप्रोच से आप करेंगे तो आपके आंसर पूरे आएंगे उनको समझाया है। नेक्स्ट इस BRS में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी इस अप्रोच को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लेना, जिसको मैंने बताया। पहले आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है, और रफली प्लस माइनस करते हुए इफेक्ट जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे रफ वर्क में नहीं, ये बिल्कुल क्लियर वर्क में यहाँ पे हम ले जाएंगे, और ये जो ट्रांजेक्शन करेंगे ये उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ बात समझ में आया तो आप इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। अगर सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और अगर आप दिन में देख रहे हैं तो गुड नून कह सकते हैं। तो जब भी आप देख रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, और आशा करते हैं कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी। तो वेट करिए, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।